गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू डू फ्लाई जे नीट। मेरे प्यारे बच्चों, डे 7 वर्क पावर एनर्जी में अब विद इन 20 मिनट एक बार पूरे सारे फार्मूले कॉन्सेप्ट्स देखते हैं। इसके बाद नीट प्रीवियस ईयर जितने भी क्वेश्चंस आए हैं वर्क पावर एनर्जी पे वो सारे करते हैं। सो स्टार्ट करते हैं वर्क पावर एंड एनर्जी। सो पहला चीज़ जो वर्क में पढ़ा जाता है, जैसे क्लास 10th या 9th में भी आपने पढ़ा होगा, उस वहाँ पे बता उठता है कि F जो बेसिकली वर्क डन होता है डेट इज फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। ठीक, बट इन डेप्थ अगर हम यहाँ पे समझना है तो ऐसे होता है। बेसिकली अगर एक फोर्स यहाँ पे F अप्लाइड है, ठीक, तो अगर F फोर्स अप्लाइड है तो जो वर्क डन होता है डेट इज F डॉट ds, फोर्स वेक्टर डॉट प्रोडक्ट ऑफ डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। ठीक, तो यहाँ पे वर्क डन पॉजिटिव भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है। अब पॉजिटिव वर्क डन कैसे होगा? मान लेते हैं कि अगर कोई ऑब्जेक्ट है और जिधर फोर्स लग रहा है उधर ही डिस्प्लेसमेंट है। अगर जिधर फोर्स लग रहा है उधर ही ऑब्जेक्ट का डिस्प्लेसमेंट है, इसका मतलब क्या है कि वर्क डन इज टू बी पॉजिटिव। अगर जिधर फोर्स लग रहा है डिस्प्लेसमेंट उसके परपेंडिकुलर है, तो उस केस में क्या होता है, वर्क डन इज टू बी जीरो। और अगर जिधर फोर्स लग रहा है उसके जस्ट अपोजिट में डिस्प्लेसमेंट है तो हम बोल सकते हैं डेट इज नेगेटिव वर्क डन। अब वर्क डन बाय फ्रिक्शन क्या होता है? जैसे आपको पता है कि अगर फोर्स इधर लग रहा है, यहाँ पे कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं है, तो आप फोर्स कितना भी लगा लो, क्या वर्क डन कुछ होगा? नहीं होगा। इसका मतलब इफ देयर इज अप्लाइड फोर्स इवन दो देयर इज नो डिस्प्लेसमेंट वी कैन से दैट यस वर्क डन इज टू बी जीरो। इस केस में फोर्स इज अप्लाइड इन दिस डायरेक्शन and displacement is also in same direction. So what is the angle between F vector and displacement vector? That is to be 0. So in this case work done is to be positive. लेकिन अगर आपसे work done by friction पूछा जाए तो आपको पता है कि फ्रिक्शन फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है। इसका मतलब कि फोर्स फ्रिक्शनल फोर्स इस साइड है जबकि डिस्प्लेसमेंट आगे हो रहा है। मतलब डिस्प्लेसमेंट इधर है, वर्क डन जो फ्रिक्शन फोर्स है वो इधर लग रहा है। इसका मतलब व्हाट इज द एंगल बिटवीन फ्रिक्शन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट? दैट इज टू बी 180। सो इन दिस केस वर्क डन इज टू बी नेगेटिव। ऑलराइट, समझ में आ रहा है ना? अब तीसरा पॉइंट यहाँ पढ़ते हैं कि अगर मान लें कि फोर्स ऐसे ऐसे इस तरीके से लगा है, इफ देयर इज टू ब्लॉक्स, block A is on block B, if force is acting in this direction, what are the friction force, what is direction of friction force? अगर इसका FBD बनाएं तो हमें पता है कि जो फ्रिक्शन फोर्स होगा, अगर आपके पास फोर्स ये है, ये ब्लॉक की FBD है, फोर्स इधर लग रहा है तो फ्रिक्शन फोर्स इधर लगेगा। इसका मतलब इसके लिए तो वर्क डन क्या हो जाएगा, वर्क डन बाई फ्रिक्शन फोर्स निकालना चाहूँ तो इसके लिए वर्क डन क्या हो जाएगा, नेगेटिव। लेकिन अगर ब्लॉक बी के लिए निकालना चाहूँ तो ब्लॉक बी में ब्लॉक बी भी मूव कर रहा है। अगर मान लें कि यहाँ पे कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन 0 है तो फ्रिक्शन फोर्स ही इसको आगे ले जा रहा है। इसका मतलब क्या है कि ब्लॉक बी के लिए फ्रिक्शन फोर्स का जो वर्क डन होगा वो पॉजिटिव होगा, लेकिन ब्लॉक ए के लिए क्या होगा, निगेटिव होगा। समझ में आ रहा है बच्चों? फिर तीसरी जो चीज़ यहाँ पे पढ़ी जाती है इंपॉर्टेंट, वर्क डन बाई ग्रेविटी। वर्क डन बाई ग्रेविटी, अगर मान लें कि मार्कर इधर है, मैं इसको फोर्स लगा के ऊपर ले जा रहा हूँ तो ये एक्सटर्नल फोर्स है जो कि ऊपर ले जा रहा है, लेकिन वर्क डन बाई ग्रेविटी, ग्रेविटी किधर, ग्रेविटी फोर्स किधर लग रही, नीचे, दैट इज टू बी mg। अगर mg नीचे लग रही है और डिस्प्लेसमेंट बॉडी का ऊपर है, व्हाट इज द एंगल बिटवीन डिस्प्लेसमेंट वेक्टर एंड फोर्स वेक्टर? दैट इज टू बी 180। ऑलराइट, इट मीन्स वर्क डन बाई ग्रेविटी क्या होगा, नेगेटिव होगा। और यहाँ पे वर्क, चूंकि ग्रेविटी इज ए कंजर्वेटिव फोर्स, अगर हम बात करते हैं वर्क डन बाई ग्रेविटी डिपेंड्स ओनली इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। कहाँ से गया है, सपोज यहाँ से हमने एक ऑब्जेक्ट उठाया, यहाँ से उठा के यहाँ पे ले गए, चाहे यहाँ से ऐसे घुमाते हुए यहाँ पे रख दिए, चाहे ऐसे घुमाते हुए यहाँ पे रख दिए, इट डज नॉट डिपेंड ऑन पाथ फॉलोड, जस्ट बिकॉज ऑफ वर्क डन। जो ग्रेविटी फोर्स इज ए कंजर्वेटिव फोर्स। कंजर्वेटिव फोर्स मीन्स it only depends on initial and final position, it does not depends on path followed। समझ में आ रहा है? इसका मतलब वर्क डन बाय ग्रेविटी सिर्फ इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे डिपेंड करती है। जैसे आपने MGH पढ़ा है, आपने 9th क्लास में MGH पढ़ा है, पोटेंशियल एनर्जी। बेसिकली है क्या चीज़ कि H इज दी बेसिकली डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल। ऑलराइट, इसका मतलब क्या है कि कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड में सिर्फ हमें इनिशियल क्या है, फाइनल क्या है, दो बातें ध्यान में रखनी होती हैं। फिर तीसरी हम जो चीज़ पढ़ते हैं वर्क डन बाई वेरिएबल फोर्स। वर्क डन बाई वेरिएबल फोर्स का मतलब, अभी तो mg क्या है, mg कांस्टेंट फोर्स है। अगर वेरिएबल फोर्स की बात किया जाए तो यहाँ पे वर्क डन F
जो इसका x कंपोनेंट होगा एफ एक्स डी एक्स फ्रॉम एक्स ए टू एक्स बी इंटीग्रेट करेंगे, प्लस एफ वाई डी वाई वाई ए टू वाई बी, सिमिलरली एफ जेड डी जेड फ्रॉम जेड ए टू जेड बी। इसको इस तरीके से इंटीग्रेट करके निकाला जाता है। फिर वर्क डन, चूंकि वर्क डन क्या होता है, एफ वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर, इसका मतलब अगर हम एरिया इनका निकाल लें, वर्क डन बाई एरिया अंडर कर्व निकाल लें, ये जो आपके पास होता है इनिशियल टू फाइनल एफ डॉट डी आर वेक्टर, तो ये जो आपके पास एरिया देता है, एरिया अंडर फोर्स वेक्टर एंड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर इज गिव्स यू व्हाट, दैट इज टू बी वर्क डन। समझ में आ रहा है, दैट इज टू बी वर्क डन। जो फिफ्थ इंपॉर्टेंट फार्मूला है वो क्या है, वर्क डन बाई स्प्रिंग फोर्स। एक जैसे आपने ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से वर्क डन पढ़ा, नाउ हियर वी आर डिस्कसिंग अबाउट द स्प्रिंग फोर्स। सपोज एक स्प्रिंग है, यहाँ पे ये लगा स्प्रिंग, हमने इधर इसको फोर्स लाया, दिस इज द अप्लाइड फोर्स, दैट इज एक्सटर्नल फोर्स विच इज एक्टिंग इन दिस डायरेक्शन। व्हाट अबाउट द स्प्रिंग फोर्स, स्प्रिंग फोर्स इज अपोजिंग दी, लाइक अगर यहाँ पे इधर अप्लाइड फोर्स है तो फ्रिक्शन फोर्स जो स्प्रिंग फोर्स होगा वो इस डायरेक्शन में लगेगा। इसका मतलब क्या है, डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉडी इज राइट साइड एंड फ्रिक्शन फोर्स इन लेफ्ट साइड, स्प्रिंग फोर्स इन लेफ्ट साइड। ऑलराइट, इसका मतलब क्या है, वर्क डन अगर यहाँ से यहाँ तक जा रहा है तो स्प्रिंग फोर्स इस डायरेक्शन में लगेगा। तो जो वर्क डन बाई स्प्रिंग फोर्स होता है, आपने पढ़ा होगा F इक्वल टू माइनस के एक्स। व्हाट माइनस रिप्रेजेंट्स, माइनस स्टेट्स दैट द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज अपोजिट टू द अप्लाइड स्प्रिंग फोर्स। ऑलराइट, जो स्प्रिंग फोर्स की डायरेक्शन होगी, डिस्प्लेसमेंट उसके जस्ट अपोजिट होगा। ऑलराइट, इसका मतलब माइनस के जो है बाहर आ जाएगा, एक्स डी एक्स इनिशियल टू फाइनल। अब इसको इंटीग्रेट अगर आप करोगे तो एक्स स्क्वायर बाई टू, यहाँ पे वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस के एक्स फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल। तो फाइनल पोजीशन वेक्टर मतलब यहाँ पे लिखेंगे एक्स, यहाँ पे क्या लिख देंगे, हाफ के एक्स स्क्वायर, यहाँ पे एक्स फाइनल माइनस एक्स इनिशियल का होल स्क्वायर बाई टू यहाँ पे आ जाएगा। दिस इज द वर्क डन बाई द स्प्रिंग फोर्स। ऑलराइट, फिर हम पढ़ते हैं पॉइंट नंबर 6। पॉइंट नंबर 6 क्या कहता है कि कंजर्वेटिव और नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। आपको ये समझना पड़ेगा व्हाट इज कंजर्वेटिव फोर्स। जैसा कि कंजर्वेटिव में मैंने आपको बताया कि कंजर्वेटिव फोर्स आर दोज फोर्सेज विच ओनली डिपेंड्स ऑन विच डज नॉट डिपेंड्स ऑन द path followed, which depends only initial point to final point. All right, there are three types of conservative force field. One is the gravitational force field, gravitational force. Second elastic force में स्प्रिंग फोर्स भी है, ठीक। और थर्ड जो है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स। समझ में आ रहा है, ये तीन फोर्स इस कैटेगरी में आते हैं। तो अगर हम तीनों कैटेगरी की बात करें, अगर हम वर्क डन बाई एक क्लोज लूप पकड़ें, मतलब जहाँ से चले हैं वहीं घूम के वहीं पे आ जा रहे हैं, इसका मतलब क्या है, क्या इनिशियल और फाइनल पोजीशन क्या है, दोनों सेम हो गई, इसका मतलब वर्क डन क्या हो जाएगा, इट इज़ गोइंग टू बी जीरो। समझ में आ रहा है, इसका मतलब क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ क्लोज लूप एफ डॉट डी आर इज गोइंग टू बी जीरो। फिर 7th पॉइंट पढ़ते हैं, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। नॉन कंजर्वेटिव फोर्स मतलब इट डिपेंड्स ऑन द पाथ फॉलोड, कौन से पाथ से होकर जा रहा है ये जरूरी है वहाँ पे जानना। और आपके पास फ्रिक्शन फोर्स हो गया, विस्कस फोर्स हो गया, एयर रेजिस्टेंस हो गया, दिस टाइप्स ऑफ फोर्स आर नॉन कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड। ऑलराइट, फिर हम यहाँ पे 8th पॉइंट पढ़ते हैं, एनर्जी। एनर्जी बहुत इंपॉर्टेंट है, चूँकि एनर्जी ही एक ऐसा ड्रिवन फोर्स है यू कैन से, जो कि आपको आपके चाहे आइदर इन द फॉर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी और इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी आपके पास अवेलेबल होती है, उसी से आप वर्क डन करते हो। सपोज आपके पास काइनेटिक एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी मतलब हाफ mv स्क्वायर है। सो इज देयर एनी डायरेक्शन इज रिक्वायर्ड ओवर हियर, नहीं। काइनेटिक एनर्जी है, इसका मतलब क्या है कि आप एनर्जी डायरेक्शन की जरूरत नहीं होती, इट इज स्केलर क्वांटिटी नॉट ए वेक्टर क्वांटिटी। ऑलराइट, इसका मतलब क्या है, हाफ mv स्क्वायर, दिस इज द काइनेटिक एनर्जी। When we talk about the potential energy, so work done by conservative जितना भी हम पढ़ते हैं, this is very important, work done by conservative force बराबर माइनस चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। इसको याद कर लें, वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स बराबर माइनस चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। फॉर एग्जांपल कि अगर हम यहाँ पे बात करें, सपोज आप लिखते भी चले फार्मूले, मान लें कि एक ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे हमने यहाँ पे m जो है एक मास रखा है और इसको हमने घुमाते 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 यहाँ पे ले जाके रख दिया, ठीक। और यहाँ पे मुझे पता है कि सिर्फ और सिर्फ जो एक्सटर्नल फोर्स की वजह से उठाए हैं इसको, लेकिन इसका mg किधर लग रहा है, नीचे लग रहा है। और ये रेफरेंस पॉइंट है, एक रेफरेंस पॉइंट मार्क करते हैं जिसको हम यहाँ पे h बराबर 0 है। अब इन्हीं के बीच की अगर सेपरेशन h है
तो मुझे क्या करना चाहिए, मुझे इस पॉइंट की पोटेंशियल एनर्जी लिखनी चाहिए। अगर ये रेफरेंस पॉइंट है तो यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी का जो इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी वो क्या है, 0 है। और यहाँ पे अगर हम बात करें पोटेंशियल एनर्जी फाइनल क्या है, दैट इज mgh, जैसा कि आप लोगों ने पढ़ा है mgh। अब अगर हम बात करें वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स इज इक्वल टू, आपने क्या पढ़ा है यहाँ पे, माइनस चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। सो माइनस चेंज का मतलब फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल में कितना है mgh माइनस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी वैल्यू क्या है, 0। इसका मतलब वैल्यू क्या आ रही है, माइनस mgh। वर्क डन इज गोइंग टू बी नेगेटिव, माइनस mgh, ठीक, वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स। फिर हम बात करते हैं वर्क एनर्जी थ्योरम। वर्क एनर्जी थ्योरम वर्क एनर्जी और पावर का समझो कोर कॉन्सेप्ट है, ठीक। वर्क एनर्जी थ्योरम एक ऐसी चीज़ है जो आप कहीं पे भी अप्लाई कर सकते हो। तो ये वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेज, वर्क डन बाय ऑल द फोर्स, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेज बराबर चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। आप इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में इसको लगाओगे, मैग्नेटिज्म में भी लगाओगे, सर्कुलर मोशन में भी लगाओगे, फिर सॉलिड्स में भी लगाओगे, थर्मोडायनेमिक्स में भी लगाओगे, हर जगह ये मिल जाएगा वर्क डन बाय वर्क एनर्जी थ्योरम। वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेज मतलब काइनेटिक कंजर्वेटिव भी होगा, नॉन कंजर्वेटिव भी होगा। नॉन कंजर्वेटिव मतलब फ्रिक्शन फोर्स, आपका विस्कस फोर्स। सो वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेज आइदर कंजर्वेटिव और नॉन कंजर्वेटिव और एक्सटर्नल और सूडो फोर्स, जितने भी दुनिया में जितने भी फोर्सेज हैं सबका इक्वल, सबका वर्क डन किसके बराबर होता है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के बराबर होता है। अब यहाँ से हम इंपॉर्टेंट पॉइंट समझते हैं कि अगर मान लें कि कंजर्वेटिव हमारा जो है वो 0 हो जाता है। एक केस मान लें कि कंजर्वेटिव हमारा जो है ये वाला केस, कि अगर हम कंजर्वेटिव का जो वर्क डन है इट इज़ if conservative force is going to be 0, so work done by non conservative plus work done by external plus work done by pseudo, इन सब की वजह से जो भी हमारे पास फोर्स आएगा, जो भी हमारे पास वर्क डन आएगा वो किसके बराबर होगा, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के। अगर लेकिन कंजर्वेटिव है तो इसको हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, आप एक बात बताएं कि इसको हम क्या लिख सकते हैं, माइनस चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। अब ये भी है, ये भी है, ये भी है, अगर इसको माइनस है तो उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। अब आपको पता है चेंज का मतलब फाइनल माइनस इनिशियल, ये भी, तो यहाँ पे के फाइनल प्लस यू फाइनल माइनस के इनिशियल माइनस यू इनिशियल। इसका मतलब क्या है कि वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव प्लस वर्क डन बाय एक्सटर्नल प्लस वर्क डन बाय सूडो फोर्स, ये किसके बराबर होता है, चेंज इन मैकेनिकल एनर्जी के बराबर होता है। मैकेनिकल एनर्जी क्या है, इट इज द सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। समझ में आ रहा है बच्चों, इसका मतलब वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेज एक्सेप्ट कंजर्वेटिव इज इक्वल टू चेंज इन मैकेनिकल एनर्जी। अगर मान लें कि कंजर्वेटिव, यहाँ पे कंजर्वेटिव जो है आपके पास, अगर कंजर्वेटिव ही फोर्स है, बाकी सारे 0 हो गए, ये 0, ये 0, ये 0, सब 0 हो गया, तो वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स के बारे में बात करें तो ये बराबर आपके पास चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के बराबर हो जाएगा यहाँ पे। लेकिन हमें पता है वर्क डन बाय कंजर्वेटिव क्या होता है, दैट इज टू बी माइनस चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। तो इसको अगर इधर ले आएंगे तो इट इज़ गोइंग टू बी 0। इसका मतलब दिस इज कॉल्ड एज कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, दिस इज कॉल्ड एज कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। मतलब काइनेटिक एनर्जी इनिशियल प्लस पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल बराबर काइनेटिक एनर्जी फाइनल प्लस पोटेंशियल एनर्जी फाइनल। समझ में आ रहा है बच्चों। और लास्ट इसमें देखते हैं 10th पॉइंट में टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम। 3 तरीके के इक्विलिब्रियम होते हैं। कभी कभी नीट एग्जाम में डायरेक्ट फार्मूले बेस्ड क्वेश्चन आते हैं कि सपोज पोटेंशियल एनर्जी इस तरीके से, 3 तरीके के इक्विलिब्रियम है, दैट इज टू बी स्टेबल इक्विलिब्रियम, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम और न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। बेसिकली स्टेबल का मतलब क्या है कि if a body is displaced somewhere and after releasing the force a body regain its original shape, its original position, that is called as stable equilibrium। ऑलराइट, अगर आपके पास यहाँ से सपोज आपने क्या किया, इस बॉडी को यहाँ पे ले गए, अगर आपने एक फोर्स रिलीज कर दिया तो ये बॉडी जहाँ से छोड़े वो वहीं पे आ जाएगी, दैट इज कॉल्ड एज स्टेबल। इन द केस ऑफ अनस्टेबल, आपने यहाँ पे आपने फोर्स लगाया और इसको नीचे धक्का मार दिया तो क्या है, बॉडी दोबारा ऊपर जा पाएगी, नहीं, दैट इज कॉल्ड एज अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। और थर्ड पॉइंट है न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। न्यूट्रल का मतलब क्या है कि आपने फोर्स लगाया, बॉडी में डिस्प्लेसमेंट हुआ, लेकिन यहाँ पे क्या है कि ना तो ये जो है
रीगेन कर पाई ओरिजिनल शेप, लेकिन जितना डिस्प्लेसमेंट किया वो वहीं पे रह गई। तो तीन चीज़ें यहाँ पे बेसिक पढ़ते हैं जो कंडीशंस होती हैं। पहला चीज़ होता है डी यू ओवर डी आर तीनों केस में, आइदर इन द केस ऑफ स्टेबल, अनस्टेबल और न्यूट्रल, डी यू ओवर डी आर को क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। मतलब पोटेंशियल एनर्जी फर्स्ट डिफरेंशिएशन शुड बी जीरो। सेकंड डिफरेंशिएशन इसमें क्या होना चाहिए, दैट इज ग्रेटर देन जीरो। इन द केस ऑफ अनस्टेबल दैट इज लेस देन जीरो। ऑफ लास्ट केस में डी टू यू और डी टू यू डिवाइडेड बाई डी आर स्क्वायर की वैल्यू क्या होनी चाहिए, जीरो होनी चाहिए। समझ में आ रहा है बच्चों। फिर लास्ट जो इसमें पढ़ा जाता है, वर्क पढ़ लिए, फिर एनर्जी पढ़ लिए, फिर लास्ट में पावर आती है। पावर आपने क्लास 10th में पढ़ा होगा, बेसिक चीज़ें वही यहाँ पे भी हैं, थोड़ा सा अच्छे लेवल के क्वेश्चंस हैं और ज़्यादा कुछ नहीं है। पहला चीज़ जो एवरेज पावर पढ़ा है आपने, वर्क डन पर यूनिट टाइम, टोटल वर्क डन अपॉन टोटल टाइम। फिर इंस्टेंटेनियस पावर की अगर हम बात करें, वेरी शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम। फिर यहाँ पढ़ते हैं डी डब्ल्यू ओवर डी टी, ठीक, या यहाँ पे एफ डॉट वी, बेसिकली कुछ नहीं है, वर्क डन एफ डॉट डी एस लिखते हैं, तो डी एस बाई डी टी जो है वो वेलोसिटी हो जाता है, तो एफ क्या हो जाए, एफ डॉट डी वी हो जाता है। तो ये पावर है आपके पास। वाट इसकी यूनिट क्या होती है, वाट होती है, वन जूल पर सेकेंड, दैट इज टू बी वाट। या अर्ग में अगर हम बात करें, दैट इज CGS यूनिट 10⁻⁷ अर्ग पर सेकेंड, ठीक। और लास्ट इसमें चीज़ है वर्टिकल सर्कुलर मोशन, दैट इज प्योरली बेस्ड ऑन एनर्जी कंजर्वेशन। एनर्जी कंजर्वेशन के थ्रू ये सारे इसके लास्ट प्रॉब्लम उड़ाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं नीट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। स्टे ट्यून विद डू फ्लाई JEE नीट। सो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, कंसीडर ए ड्रॉप ऑफ रेन वाटर हैविंग मास 1 ग्राम, ऑलराइट, falling with height of 1 kilometer, it hits the ground with speed of कितना, 50 मीटर पर सेकेंड, और जी की वैल्यू 10 लेना है। वर्क डन बाई ग्रेविटेशनल भी निकालना है, वर्क डन बाई एयर रेजिस्टेंस भी निकालना है। तो नीट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। तो हमें क्या, आपने क्या पढ़ा, वर्क डन बाई ऑल द फोर्सेज में यहाँ कौन कौन से फोर्सेज हैं, एक तो ग्रेविटी लगेगा, ग्रेविटी फोर्स, और दूसरे की चर्चा करना चाह रहा है एयर रेजिस्टेंस। ये बराबर चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो जब रेन ड्रॉप चालू हुई थी गिरना, तो स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, ठीक। सो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी तो जीरो है, लेकिन चेंज इन काइनेटिक एनर्जी मतलब फाइनल काइनेटिक एनर्जी हाफ इंटू मास की वैल्यू 1 × 10⁻³ kg हो जाएगा। ग्राम दिया है ना 1 ग्राम, तो इसको किलोग्राम में इंटू वी स्क्वायर, तो 50 का स्क्वायर कर लिया, ठीक। तो यहाँ पे ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, 50 का स्क्वायर करेंगे तो 2500, 2500 10⁻³ डिवाइडेड बाई 2 करेंगे, तो यहाँ पे ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3 डिजिट पे, तो 1.25 आ जाएगी, ठीक। तो ये आपके पास चेंज इन काइनेटिक एनर्जी आ गई। अब इधर वर्क डन बाई ग्रेविटी देख लेते हैं। अगर ग्रेविटी वर्क डन करें तो mgh क्या होता है, m × g × h। तो वर्क डन बाई ग्रेविटी आपके पास मास की वैल्यू 10⁻1 × 10⁻³ g की वैल्यू 10, और हाइट कितना दिया है, mg × h 1 किलोमीटर, 1 किलोमीटर मतलब 1000 मीटर, मतलब 10 न्यूटन जो है आपके पास वर्क डन बाई ग्रेविटी हो जाएगा। तो पहले ग्रेविटी का वर्क डन कितना हो गया, 10 जूल हो गया, 10 जूल तो ग्रेविटी वर्क डन हो गया। तो अगर ये 10 जूल है, वर्क डन बाई एयर रेजिस्टेंस निकालना है हमें, वर्क डन बाई क्या निकालना है, एयर रेजिस्टेंस निकालना है, तो हमारे पास ये बराबर किसके, 1.25 के। तो वर्क डन बाई एयर रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, वर्क डन बाई एयर रेजिस्टेंस आपके पास हो जाएगा 1.25 -10, तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास, तो 8.75 आ जाएगा, 8.75, वो भी नेगेटिव वर्क डन। अब ये नेगेटिव क्यों आ रहा है, ध्यान से समझिए। जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो तो ठीक है, mg नीचे लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट भी नीचे है, तो वो तो पॉजिटिव आ रहा है, ठीक है। एयर रेजिस्टेंस ऊपर लगता है जबकि डिस्प्लेसमेंट नीचे हो रहा है, दैट इज वाई दिस नेगेटिव साइन इज कमिंग, ऑलराइट। समझ में आ गया बच्चों। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 से। क्वेश्चन नंबर 2, ऐसे ही पढ़ाई करते रहे, नीट को फोड़ना है बच्चों इस साल, अब और नो मोर ईयर, इसी साल अंत है। यूनिफॉर्म फोर्स क्या दिया है, यूनिफॉर्म बता दिया, 3I कैप प्लस J कैप न्यूटन ये फोर्स लग रहा है। एक्टिंग ऑन अ पार्टिकल कितने, 2 kg। कहाँ पे लग रहा है, पार्टिकल डिस्प्लेस फ्रॉम 2I कैप, ये दिस इज द इनिशियल पोजीशन वेक्टर, डेट इज xi, और ये क्या दिया है xf। तो
तो आपसे क्या पूछा है, वर्क डन पूछा है। तो हमें क्या एफ डॉट डी आर पढ़ा है, वेयर डी आर इज द डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, समझ में आ रहा है ना। इसका मतलब हम अगर डी एफ माइनस डी आई हमें पहले निकालना पड़ेगा कि डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ है। डी एफ की वैल्यू 4i कैप प्लस 3j कैप माइनस k कैप, ठीक, माइनस 2i कैप प्लस k कैप। तो अगर माइनस करेंगे तो 2i कैप आ जाएगा, यहाँ पे प्लस 3j कैप आ जाएगा, और ये वैल्यू कितनी है, माइनस 2k कैप आ जाएगा। तो ये आपके पास डी आर वेक्टर हो गया। तो आपके पास अब 4f डॉट डी आर करना है, ठीक। ये फोर्स दिया है, तो वर्क डन बराबर f डॉट डी आर। तो फोर्स वेक्टर क्या दिया है, 3i कैप प्लस j कैप, डॉट प्रोडक्ट ऑफ किसके साथ, 2i कैप प्लस 3j कैप माइनस 2k कैप। तो 3 2 जा 6 प्लस 3, और इसका तो क्या हो जाएगा 0, इसका हो जाएगा 6 3 9 जूल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 9 जूल, सीधे सीधे आंसर। एफ डॉट डी आर कह रहा है कि ये 2 न्यूटन है, ये इस तरीके से ग्राफ दिया था, नीट का प्रॉब्लम है, आपसे पूछा वर्क डन क्या होगा। तो हमें इसका एरिया चाहिए और कुछ नहीं चाहिए, आपने पढ़ा है ना, एरिया अंडर एफ, वर्क डन बराबर एरिया अंडर एफ डॉट डी आर कर्व। तो एफ और डी आर कर्व का दिया है यहाँ पे, तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये आपके पास 4 दूनी 8 ये हो जाएगा, और यहाँ पे अगर देखें तो 5 हाफ इंटू बेस की वैल्यू 5 इंटू हाइट 2, तो ये वैल्यू कितनी 5, 8 प्लस 5, आंसर कितना है 13 जूल, ख़त्म। समझ में आया। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। देखो कितने आसान क्वेश्चन आए हुए हैं। अ बॉडी ऑफ मास 3 kg इज अंडर कांस्टेंट फोर्स बोल दिया है, विच कॉजेज अ डिस्प्लेसमेंट s की वैल्यू दिया है। तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट का इन टर्म्स ऑफ टाइम दिया है, डेट इज 1/3 t²। आपसे पूछा वर्क डन इन 2 सेकेंड। तो हमें देखो क्या क्या दिया है, एक तो मास दे दिया 3 kg का। करने का तरीका क्या है, अगर आपके पास एक्सेलरेशन है, मास है, तो फोर्स मिल जाएगा। डिस्प्लेसमेंट इन टर्म्स ऑफ टाइम दिया है, तो जिस पे पूछ रहा है उस पे निकाल लेंगे, आसान सा क्वेश्चन है। तो ये वैल्यू क्या, पहले डिफ्रेंशिएट करें, ds/dt 2t/3, डबल डिफ्रेंशिएशन d2s/dt² डेट इज 2/3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो आपके पास ये आ गया एक्सेलरेशन। तो फोर्स की वैल्यू m इंटू ए, मास की वैल्यू 3 kg, एक्सेलरेशन 2/3, तो वैल्यू कितना आ गया फोर्स का 2 न्यूटन। तो हमें किस पे पूछा है, डिस्प्लेसमेंट पूछा है। डिस्प्लेसमेंट इन टर्म्स ऑफ टाइम दिया है t बराबर 2 सेकेंड। तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट s बराबर 1/3 t²। तो 2 दूनी 4, 4/3 डिस्प्लेसमेंट हो गया, ये इन टर्म्स ऑफ मीटर आ गया। तो आपको पता है वर्क डन क्या है, एफ डॉट डी आर। तो यहाँ पे 2 न्यूटन इंटू 4/3, तो आंसर कितना 8/3 जूल। ये आपके पास क्या आ जाएगा, वर्क डन आ जाएगा। ये भी एक आसान सा। अगला क्वेश्चन नंबर 5, समझ में आ रहा है बच्चों ने। फीडबैक जरूर देंगे सारे बच्चे, जम के पढ़ते रहें। क्वेश्चन नंबर 5, अ फोर्स ऑफ 250 न्यूटन इज रिक्वायर्ड टू लिफ्ट अ 75 kg मास थ्रू अ पुली सिस्टम, ठीक है, विच ऑर्डर टू लिफ्ट अ मास थ्रू 3 मीटर, अ रोप हैज़ टू बी पुल्ड थ्रू दी 12 मीटर। डिफिशियंसी, अब इफिशियंसी पूछ लिया। जैसा कि हमने ये कॉन्सेप्ट नहीं बताया, लेकिन आपको बेसिक फाउंडेशन से ये उड़ जाएगा। इफिशियंसी क्या होता है, आउटपुट। अब आउटपुट पावर हो सकती है, आउटपुट वर्क डन हो सकता है। आउटपुट वर्क डन अपान इनपुट वर्क डन अपान इनपुट, ठीक। अब हमें आउटपुट क्या दिया है, यहाँ पे बोल रहा है 250 न्यूटन इज रिक्वायर्ड टू लिफ्ट 75 kg मास। अब 75 kg मास कितने मीटर, सिर्फ 3 मीटर उठाने के लिए। तो ये आउटपुट है। आउटपुट क्या है इसकी, आपने 75 kg उठाया और कितने मीटर तक, 3 मीटर तक। तो m इंटू जी 75 इंटू जी 75 इंटू जी इंटू एच की वैल्यू 3 मीटर डिवाइडेड बाय इनपुट क्या है, आपने लगाया है फोर्स लगा के उठाया है। फोर्स की वैल्यू कितनी है 250 न्यूटन।
250 न्यूटन आपने फोर्स लगाया, F इंटू कितने मीटर तक लगाया है, 12 मीटर तक लगाया है, F इंटू डी, ठीक है। तो आपके पास ये 12 मीटर तक लगाया, तो अगर यहाँ से देखें तो आपके पास मल्टीप्लाइड बाई 10 कर लेंगे तो यहाँ से बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। ये 0 कैंसिल आउट हो गया, 25 या 75 हो गया, 3 त्रिक 9 हो गया, 9/12 हो गया, मल्टीप्लाइड बाई 100 कर देंगे परसेंटेज इफिशियंसी के लिए, तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, 75% आ जाएगी। 3 चौक 12, 3 त्रिक 9, 0.75 खत्म, 75%। समझ में आया ना बच्चों। अगले क्वेश्चन से बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है कि एफ की एक वैल्यू दिया है, f बराबर 7 - 2x + 3x स्क्वायर। कह रहा है मास की वैल्यू दिया है m बराबर 2 kg। कह रहा है x बराबर 0। वर्क डन हमें बताना है 0 से 5 के बीच में, तो ये वेरिएबल फोर्स है, आपने अभी पढ़ा है वेरिएबल फोर्स। वर्क डन बाई वेरिएबल फोर्स आपको पता है ना, F.dr इंटीग्रेशन फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल, यही पढ़ा है ना वर्क डन बाई वेरिएबल फोर्स, वही लगा दूँ बस सिंपल। 7 - 2x + 3x स्क्वायर डॉट dx वेक्टर फ्रॉम कहाँ से, 0 से लेके 5 तक, तो इसका इंटीग्रेशन 7x - 2x स्क्वायर बाई 2, समझ में आ रहा है ना, प्लस 3x³ 3, ठीक। कहाँ से, 0 से लेके 5 तक, तो वैल्यू कितनी, 2 कैंसिल, 3 कैंसिल, 7x - x स्क्वायर - x³ प्लस x³ कहाँ से कहाँ तक, 0 से लेके 5 तक, तो अपर लिमिट रखेंगे तो 7 × 5 = 35 माइनस 5 × 5 = 25 प्लस 25 5 की पावर 3 125, तो वैल्यू कितनी हो जाएगी, 25 और 35, 25 इधर 25 उधर, 160 - 25, 160 - 25 करेंगे 135, तो ये आपके पास आंसर हो जाएगा इतना जूल, ठीक। ये सारे वर्क डन से रिलेटेड थे। अब हम एनर्जी से रिलेटेड प्रीवियस ईयर में देखते हैं। सो स्टे ट्यून्ड विद डू फ्लाई JEE नीट। सो एनर्जी में अगर हम बात करें, पहला क्वेश्चन से बात कर रहे हैं। अ ब्लॉक ऑफ मास 10 किलोग्राम मूविंग विद x डायरेक्शन विद कांस्टेंट स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड इज सब्जेक्टेड टू अ रिटार्डिंग फोर्स दिया है। किससे सब्जेक्ट करा है, एक रिटार्डिंग फोर्स है। ड्यूरिंग दिस इंटरवल x = 20 मीटर टू 30 मीटर, फाइंड द फाइनल काइनेटिक एनर्जी। तो हमें क्या बेसिक क्या चीज़ें हैं, हमें एक तो फोर्स दिया है, यहाँ पे 0.1x दिया है, ठीक। तो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, फोर्स बाई मास, तो इससे मास से डिवाइड कर देंगे, 0.1x डिवाइडेड बाई मास की वैल्यू 10 kg, ठीक। तो ये वैल्यू मतलब क्या आ जाएगा, x/100 आ जाएगा, ठीक। ये आपके पास एक्सेलरेशन आ गया। अब इस चीज़ को क्या लिखा जा सकता है, एक्सेलरेशन को इन टर्म्स ऑफ x लिखना है, तो यहाँ क्या लिखेंगे, v dv/dx, v dv/dx। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x/100 इंटू dx v dv। अब इंटीग्रेट करेंगे कहाँ से कहाँ तक, जब इनिशियल वेलोसिटी जो है vi थी, फाइनल vf है, ठीक। हमें फाइनल काइनेटिक एनर्जी निकालनी है। अब यहाँ पे x की जो वैल्यू है कहाँ से कहाँ तक, 20 से लेके 30 तक, 20 से लेके 30 तक, तो इंटीग्रेट करेंगे तो ये x जो है आपके पास, इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, x² 2। तो यहाँ पे वैल्यू क्या, x² 200, और यहाँ पे लोअर लिमिट 20, अपर लिमिट 30, ठीक। ये बराबर किसके, v² 2, यहाँ पे ये वैल्यू कितना, हाफ vf² - vi²। अब अगर इसको सॉल्व करेंगे तो 200 कॉमन ले लेंगे यहाँ पे, ऐसे 1/200, ये 900 - 400, तो ये 500/200, 500/200 आ जाएगा, ठीक। ये बराबर किसके, हाफ mv² के, हाफ v फाइनल स्क्वायर माइनस v इनिशियल स्क्वायर। अब इसकी वैल्यू 2.5 आएगी, कितनी आ जाएगी, 2.5। तो 2.5 बराबर यहाँ पे हाफ इंटू मास से, अगर यहाँ पे देखें हाफ इंटू vf² माइनस vi²। अगर दोनों साइड मास से मल्टीप्लाई कर दे तो काइनेटिक एनर्जी मिल जाएगी।
तो अगर 10 से मल्टीप्लाई यहाँ पे भी कर देता हूँ, यहाँ पे भी 10 से मल्टीप्लाई कर दिया तो वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये 25 हो जाएगा। इसको इधर ले आएंगे तो वैल्यू कितनी, 25 प्लस हाफ mv², हाफ इंटू मास 10 इंटू वी स्क्वायर, वी की इनिशियल वेलोसिटी 10 का स्क्वायर 100, तो वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ पे 500, ठीक 500 ये वैल्यू है। तो इधर आएगी तो पॉजिटिव हो जाएगी। तो यहाँ पे vf माइनस vi एवरीथिंग इज ओके, यस ऑल राइट। इसका मतलब फाइनल वेलोसिटी अगर हमें लिखना पड़े, फाइनल काइनेटिक एनर्जी लिखना पड़े तो वैल्यू कितनी आ जाएगी, 500 माइनस 25, 475 आंसर आ जाएगा, ठीक। तो ये भी एक आसान सा प्रॉब्लम है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो आंसर कितना है, 475 फाइनल काइनेटिक एनर्जी। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 से। एन इंजन पंप कंटिन्यूसली थ्रू अ हॉर्स, द वाटर लिफ्ट्स हॉर्स विद वेलोसिटी v and m is the mass per unit length of the jet. What is the rate at which kinetic energy is imparted to the water? तो आपसे काइनेटिक एनर्जी पूछा है, तो पहले एक तो मास फ्लो रेट हम देखते हैं, मास कितना वो डिस्चार्ज कर रहा है। तो अगर आपके पास दिया है m इंटू एक्स, दिस इज दी मास पर यूनिट लेंथ। अगर मान लें कि टोटल लेंथ x है तो ये आपके पास अगर मान लें कि t टाइम में यहाँ दिया है मास पर यूनिट लेंथ, ठीक। तो m जो है, m इज़ द मास पर यूनिट लेंथ, सो m इज़ द मास पर यूनिट लेंथ है, तो ये m इंटू एक्स क्या हो जाएगा, टोटल मास हो जाएगा। सो दिस इज टोटल मास, टोटल मास ये आपसे इम्पार्ट कर रहा है, डिवाइडेड बाय अगर पर यूनिट टाइम लिखें तो कितना मास वो डिस्चार्ज कर रहा है वो आ जाएगा, रेट ऑफ फ्लो ऑफ मास। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, m इंटू वी हो जाएगा। इसका मतलब क्या है, जो भी ये मास डिस्चार्ज कर रहा है ये इसके किसके बराबर होगा, हाफ। पूछ रहा है काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, पूछ रहा है रेट ऑफ काइनेटिक एनर्जी। तो रेट ऑफ काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगा आपके पास, ये वाला रेट हो जाएगा, रेट ऑफ काइनेटिक एनर्जी, रेट ऑफ काइनेटिक एनर्जी। अब यहाँ पे देखें तो हाफ इंटू एम की जगह पे वैल्यू कितना, m इंटू वी स्क्वायर आ जाएगा, ठीक। ये मास, ये वैल्यू कितनी हो जाएगा, हाफ mv³ हो जाएगा, ठीक। ऑलराइट, तो ये आपके पास हाफ mv³ हो जाएगा, रेट ऑफ काइनेटिक एनर्जी। क्वेश्चन नंबर 3 से बात कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 9, टू बॉडीज ऑफ मास, एक का m है दूसरे का 4m है, मूविंग इक्वल काइनेटिक एनर्जी। ध्यान समझिएगा, काइनेटिक एनर्जी इक्वल है, इक्वल काइनेटिक एनर्जी, द रेशियो ऑफ देयर मोमेंटम। अब देखो ये इस टाइप के क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में कम 10-12 आए हैं, तो मैं एक बता दे रहा हूँ। अब काइनेटिक एनर्जी मोमेंटम में क्या रिलेशन कैसे आता है, काइनेटिक एनर्जी होता है p²/2m। तो आपसे क्या पूछा कि मास एक का m है दूसरे का 4m है, मूविंग इक्वल काइनेटिक एनर्जी, ठीक। तो अगर काइनेटिक एनर्जी 1 ke1 इज इक्वल टू ke2 है, ठीक। अब ये ke1 क्या देखें, हाफ, यहाँ पे एक तो हाफ m की वैल्यू पहले का m दिया है यहाँ पे इंटू v1 स्क्वायर मान लेंगे, दूसरे का हाफ m के जगह 4m दिया है इंटू v2 स्क्वायर। तो यहाँ हाफ हाफ कैंसिल हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो v1 स्क्वायर डिवाइडेड बाई v2 स्क्वायर, ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4 आ जाएगी, 4:1, या v1 बाई v2 का रेशियो क्या आ जाएगा, v1 बाई v2 का रेशियो 2:1। अब एक तो v1 बाई v2 आ चुका है, तो आप डायरेक्ट मोमेंटम लिख सकते हैं। तो मोमेंटम p1 बाई p2 पूछ रहा है, तो मोमेंटम क्या होता है, मास इंटू वेलोसिटी। तो m1 v1 बाई m2 v2, तो m1 की वैल्यू m, v1 इन टर्म्स ऑफ v2 रख सकते हैं, v1 इन टर्म्स ऑफ 2v2 डिवाइडेड बाई m2 की जगह 4m इंटू v2 कैंसिल हो जाएगा, m कैंसिल, वैल्यू कितना 1:2, 1/2 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 1:2। ऑलराइट, अगला क्वेश्चन नंबर 10, आसान सा ये भी क्वेश्चन है, ऐसे ही प्रॉब्लम आते हैं नीट में। द काइनेटिक एनर्जी एक्वायर्ड बाय ए मास m इन ट्रेवलिंग अ डिस्टेंस s starting from rest under the action of a constant force is directly proportional to। तो कैसे करेंगे, आपके पास काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, हाफ mv²,
ये हमें निकालना है। अब वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as होता है, 2ad लिख सकते हैं। डिस्प्लेसमेंट s दिया है तो s लिख दें, ठीक। अब इनिशियल ट्रेवलिंग स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट दिया है तो ये तो 0 हो गया। इसका मतलब वी स्क्वायर कैन बी रिटन एज 2 इंटू एक्सलेशन मतलब एफ बाई एम लिखा जा सकता है, फोर्स बाई मास इंटू एस। तो ये तो आपके पास वी स्क्वायर आ गया। अब यहाँ पे देखिए काइनेटिक एनर्जी क्या है, हाफ इंटू एम। वी स्क्वायर के जगह पे ये पूरा लिखा जा सकता है 2 एफ बाई एम इंटू एस। तो यहाँ से देखें तो ये तो कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया, एफ इंटू एस आ गया। तो ये आ गया काइनेटिक एनर्जी या एफ इंटू एस आ गया। तो ये आपके पास आंसर हो जाएगा। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 ऐसे ही बने रहें ईडू फ्लाई जेई नीट के साथ। A simple pendulum of length L, bob is to be pulled aside from the equilibrium position through an angle theta and then released. The bob passes through the equilibrium position with speed. कितने स्पीड से पास करेगा? तो अगर इसको सॉल्व करना है, देखो तुरंत एक डायग्राम बनाओ खटाखट। यहाँ से मान लेते हैं, यहाँ से छोड़ा गया है, इसकी लेंथ L है, ठीक। ये एंगल थीटा बना रहा है, तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये वाली एल कॉस थीटा। तो ये एल कॉस थीटा, यहाँ से ये वाली वैल्यू एल कॉस थीटा, तो ये इतना कितना होगी, एच हाइट यहाँ से मान लेते हैं, यहाँ पे रेफरेंस पॉइंट मान लें। तो अगर यहाँ पे बोल रहा है कि एच हाइट यहाँ पे एच हाइट पे ले जाया जाता है, तो एच की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, यहाँ पे एल माइनस एल कॉस थीटा, ये वाला एल कॉस थीटा, दैट इज टू बी एच 1 माइनस कॉस थीटा, ठीक। सो दिस इज द रिलेशन बिटवीन एल एंड एच। अब हमें क्या क्या फोर्सेज लग रहे हैं पहले वो एनालाइज करते हैं। यहाँ पे अगर देखें तो एक तो मास लग रहा है mg, इसका वेट एक्टिंग डाउनवर्ड, एक टेंशन लग रहा होगा और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लग रहा होगा, ठीक। इसके अलावा कोई फोर्स नहीं। मतलब क्या है, मतलब ये है कि कंजर्वेटिव जितने भी फोर्सेज हैं उसमें क्या है कि कंजर्वेटिव क्या फोर्स है, सब कंजर्वेटिव फोर्स है। चाहे हम एक ग्रेविटी की बात करें, ये दोनों तो मान लो कि इसका परपेंडिकुलर वर्क डन हो जाएगा, ये भी वर्क डन परपेंडिकुलर हो जाएगा, तो ये दोनों तो वर्क डन 0 हो जाएंगे, तो मतलब वर्क डन बाई ग्रेविटी होगा, ठीक। तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे लिख सकते हैं के ई इनिशियल प्लस पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल बराबर के ई फाइनल प्लस पोटेंशियल एनर्जी फाइनल। सिंपल कॉन्सेप्ट, मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन, समझ में आ रहा है ना, एनर्जी कंजर्वेशन ये। अब यहाँ से रेस्ट से छोड़ा गया, यहाँ से तो इनिशियल वेलोसिटी 0 थी। अब यहाँ पे हाइट कितनी mgh, तो यहाँ पे mgh लिख लें, mgh। अब जब यहाँ पे पहुँचा तो इसमें काइनेटिक एनर्जी होगी, पोटेंशियल एनर्जी 0 होगी, तो यहाँ पे हाफ एम वी स्क्वायर और पोटेंशियल एनर्जी क्या हो गई, 0 हो गई। तो यहाँ पे देखें mm कैंसिल आउट कर दें तो हाफ वी स्क्वायर या 2gh लिख लें, वी स्क्वायर बराबर 2gh या v बराबर अंडर रूट 2gh। अब हमें h के बारे में पता है, h और l में रिलेशन है ये वाला, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 2g l इंटू 1 माइनस कॉस ऑफ थीटा। ये आपके पास आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया बच्चों ने। सो अब हम स्टार्ट करते हैं पावर में किस टाइप के क्वेश्चंस आए हैं नीट में वो जल्दी देख लेते हैं। सो स्टे ट्यून विद ईडू फ्लाई जेई नीट। सो पावर पे देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चंस आए हैं। अ बॉडी ऑफ मास 1 kg बिगिन टू मूव अंडर द एक्शन ऑफ अ टाइम डिपेंडेंट फोर्स दिया है, दिस इज वेरिएबल फोर्स। व्हाट इज द पावर डेवलप्ड। सो इसमें फोर्स का एक्सप्रेशन दिया है, F बराबर क्या दिया है 2t आई कैप प्लस 3t स्क्वायर जे कैप दिया, ये फोर्स का फंक्शन दिया है। तो इसको क्या लिखा जा सकता है, mdv/dt लिखा जा सकता है, कोई दिक्कत तो नहीं है ऐसा। ये बराबर किसके 2t आई कैप प्लस 3t स्क्वायर जे कैप। अब मास की वैल्यू 1 किलोग्राम है तो इसको मतलब यहाँ से हटा सकते हैं, डिवाइड करेंगे तो वही वैल्यू रहेगी। तो बस क्या करेंगे dv बराबर क्या हो जाएगा 2t आई कैप प्लस 3t स्क्वायर जे कैप इंटू dt कर लेंगे। अब इंटीग्रेट कर देंगे
तो वेलोसिटी का फंक्शन क्या आ जाएगा, स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट यहाँ बोला है तो ये वैल्यू वेलोसिटी का एक्सप्रेशन क्या आ जाएगा 2t² 2 ठीक प्लस 3t³ तो ये वैल्यू क्या 2 2 कैंसिल 3 3 कैंसिल वैल्यू कितना t² प्लस t³ ठीक i तो t² प्लस t³ ये क्या आ गया वेलोसिटी का फंक्शन आ गया। आपको पावर क्या पता है, पावर P = F × dv। डॉट प्रोडक्ट करना है, मतलब आपके पास v की वैल्यू है, फोर्स की वैल्यू यहाँ पे दिया है, तो इनका डॉट प्रोडक्ट कर देंगे t² प्लस t³ के साथ, ये आपके पास आंसर आ जाएगा। डॉट प्रोडक्ट करना आता है आपको, तो आपके पास आंसर कितना हो जाएगा 2t³ आ जाएगा, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 3t⁵ ये अपना आंसर हो जाएगा। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 14, जो कि एक अच्छा प्रॉब्लम आया था लगभग 2-3 साल पहले नीट में। कह रहा है कि हार्ट ऑफ अ मैन पंप्स 5 लीटर में दिया है ऑफ ब्लड थ्रू अ आर्टरी पर मिनट, ठीक है 5 लीटर 1 मिनट में और फ्लो करता है, पंप करता है एट अ प्रेशर ऑफ 150 mm ऑफ Hg। द डेंसिटी ऑफ Hg दिया है, डेंसिटी G की वैल्यू, ये पावर ऑफ द हार्ट, मतलब हार्ट का पावर बताना है। ये अच्छा क्वेश्चन था। तो कॉन्सेप्ट क्या सीखते हैं, कॉन्सेप्ट ये सीखते हैं कि अगर आपके पास कॉन्सेप्ट इसमें हो जाएगा कि जो भी पावर होगा दैट इज F × V, तो यहाँ पे पावर क्या हो जाएगा F × V। अब फोर्स क्या होता है, फोर्स होता है प्रेशर इनटू एरिया, ठीक इनटू वेलोसिटी। अब आपके पास ये प्रेशर क्या है दैट इज ρgh इंटू A × V। अब रो की वैल्यू दिया है कितना 13.6 10⁻³ इंटू जी की वैल्यू 10 इंटू हाइट H की वैल्यू क्या दिया है, हाइट कितना हुआ ये दिया है H की वैल्यू 150 mm मतलब 10⁻³ ρgh हो गया इंटू एरिया इंटू वेलोसिटी। ध्यान से समझेंगे, एरिया इंटू वेलोसिटी इज नथिंग बट रेट ऑफ फ्लो, मतलब वॉल्यूम फ्लो पर सेकेंड। भाई एरिया इंटू वेलोसिटी क्या होता है L² हो जाएगा बाई वेलोसिटी, मतलब यहाँ पे L² × L/T लिखोगे ना, तो ये क्या हो जाएगा, ये वाला L² × L मतलब वॉल्यूम फ्लो रेट पर सेकेंड हो जाएगा। अब इसके लिए हमें ये बताया 5 लीटर में दिया है ना 5 × 10⁻³ क्यों किया कि 1 मीटर क्यूब में 1000 लीटर होता है, ठीक है, डिवाइडेड बाय 60। तो अगर इसको सॉल्व करेंगे तो 1.70 वाट ये आपके पास क्या आ जाएगा, पावर आ जाएगा। तो ये आप अपने हार्ट की पावर बता सकते हैं कि ये जो पंप कर रहा है सिस्टम, ये इसका कितना शक्ति ले रहा है, कितना पावर कंज्यूम कर रहा है, ठीक। तो 1.70 वाट जो है करेक्ट आंसर है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की, ठीक। तो ये इस टाइप के, मतलब ये कुछ ऐसे क्वेश्चंस नीट में आते हैं जो मतलब प्रॉब्लम बेस्ड होते हैं, जो रियल सिचुएशन बेस्ड प्रॉब्लम पे अटैच्ड होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इंजन ऑफ पंप वाटर थ्रू अ हाउस पाइप वाटर passes through the pipe and leave with the velocity of 2 meter per second और mass flow rate दिया है, what is the power of the engine। तो आपके पास क्या है, पावर ऑफ द इंजन पूछ रहा है। तो पावर ऑफ द इंजन वो जितने से निकल रहा होगा पावर, मतलब इसकी जो काइनेटिक एनर्जी है 12 mv²। आपके पास m क्या है, m अगर हम मान लें कि मास फ्लो रेट है m, तो हम क्या लिख सकते हैं, मास फ्लो रेट। अब इसको अगर L से मल्टीप्लाई L से डिवाइड कर दें, ठीक, तो ये आपके पास क्या हो जाएगा L/T मतलब m इंटू वी हो जाएगा, m इंटू वी। ये मास पर यूनिट लेंथ ऑफ द वाटर है। अब ये आपके पास ये मास फ्लो रेट हो जाएगा। यहाँ पे अगर देखें तो 12 m के जगह वैल्यू कितना m इंटू वी², तो वैल्यू कितना 12 mv³ मतलब 12 इंटू मास फ्लो रेट दिया है। दिस इज मास फ्लो रेट, याद रखें, वेयर m इज द मास फ्लो रेट दैट इज
दैट इज मास फ्लो रेट इन टर्म्स ऑफ केजी पर मीटर है, केजी पर मीटर, तो ये वैल्यू कितना 100 इंटू वेलोसिटी 2 मीटर का क्यूब। तो यहाँ पे मास फ्लो रेट बेसिकली मास पर यूनिट क्या है, लेंथ है, ठीक। तो हमारे पास वैल्यू कितनी आ जाएगी, हाफ इंटू 100 इंटू 8, तो वैल्यू कितनी आ जाएगी 800, 800 का आधा 400 वाट, ये आपके पास क्या आ जाएगी, पावर आ जाएगी। ऑलराइट, सो इस टाइप के भी क्वेश्चंस आए हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप नीट की प्रिपरेशन ऐसे ही करते रहें। मिलते हैं कल लेक्चर नंबर 8 के साथ, डे 8 क्विक क्रैकर 45, जिसमें हम कल ग्रेविटेशन का टॉपिक लेंगे। ग्रेविटेशन कंप्लीट 2 क्वेश्चंस आते हैं, तो वो कल ग्रेविटेशन टॉपिक लेंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज के लिए बस इतना ही। तब तक आप वर्क एनर्जी पावर के सारे क्वेश्चंस करें, और जो आपके डाउट्स हों उसको आप 9427606087 पे पोस्ट करें, वहाँ पे मैं ज़रूर रिप्लाई दूंगा, आपके क्वेश्चंस का वहाँ पे ज़रूर सोल्यूशन दूंगा। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू ऑल ऑफ यू।